गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बेटा केमिस्ट्री का 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड वीडियो करेंगे, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स और बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इसको स्टडी करेंगे। सो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा आज का, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन द रिएक्शन A+2B 3C+2D द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B is 1 into 10 raised to power minus 2 mole per liter per second. What will be the rate of reaction? एक तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है और ऊपर से क्या बताना बेटा, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी। और हमें ये बताना है कि ए और सी की जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो किस रेट से आएगा। तो बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसका मीनिंग समझो बेटा। जैसे कि मेरे पास A+B है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे C+D बना। अब आपको बताओ बेटा कौन सी चीज ऐसी है जो आपको दिखाई नहीं देगी टाइम के साथ साथ, और कौन सी चीज ऐसी है जो आपको दिखाई देगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रिएक्टेंट आपको टाइम के साथ डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा और ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन disappearance in concentration of reactant divided by time and appearance in concentration of product upon time। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है बेटा। अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में आप लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपको सीधा लिखना है डिसअपियरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम, अपीयरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम। तो देखो बेटा, टाइम के साथ ये तो दिखेगा नहीं आपको, ये तो टाइम के साथ घटेगा और ये टाइम के साथ बढ़ेगा। ठीक है, सो एक और बी की कंसंट्रेशन तो आपको डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको सी और डी की कंसंट्रेशन अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है बेटा, रिएक्टेंट आपका डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट आपका अपीयर होगा। सो नो डाउट। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये वाला। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली बेटा, A+2B 3C+2D, ये मेरे पास बेटा क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखा है। इस रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा है B, सॉरी रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है B, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे लिखोगे, dB बाई dt, यही तो होता है रेट। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखो बेटा, ध्यान रखना, अगर आपको एवरेज रेट पूछता है तो एवरेज रेट निकालना। अगर आपसे कोई भी एवरेज रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट, अगर एवरेज रेट लिखा है तो आपको एवरेज रेट निकालना है, अगर नहीं लिखा है तो आपको ऑब्वियस आपको कौन सा रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। सो dB बाई dt, दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ B। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1 into 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू दे रखी है रेट ऑफ डिसअपियरेंस की, मतलब B आपका इस रेट से क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, सो रेट, इस रिएक्शन का रेट कैसे निकालोगे। अगर रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने सिखाया था, माइनस dA बाई dt इज इक्वल्स टू -1/2 dB बाई dt इज इक्वल्स टू 1/3 dC बाई dt एंड 1/2 dd बाई dt। ऐसे ही तो रेट सिखाया था मैंने, है ना। इसका ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। माइनस साइन यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। विथ इसको डिवाइड करना आपने स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करना। ठीक है, तो ये आ गया इसका रेट। अब पूछ रहा है बेटा कि रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए की कंसंट्रेशन में किस रेट से चेंज आएगा, मतलब वो पूछ रहा है आपसे dA बाई
dt पूछ रहा है आपसे, da बाई dt। अब इस वैल्यू को बेटा इस वैल्यू से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, दोनों ये रिलेशन देखो ना इक्वल है ना, तो da बाई dt इज इक्वल्स टू 1/2 db बाई dt लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा db बाई dt की वैल्यू क्या दे रखी है आपको पता, 1/2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको काटोगे तो क्या जाएगा, काट लो, 0.5 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका डीए बाई dt, डीए बाई dt। ऐसी बेटा आपको क्या निकालना है, डीसी बाई dt फाइंड आउट करना है, डीसी बाई dt फाइंड आउट करना। डीसी बाई dt फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन को देखो, क्या मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल लिख सकता हूं, डीसी बाई dt। अरे रिलेशन ही तो है, ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में इक्वल है, क्योंकि सारे के सारे रेट क्या एक दूसरे से इक्वल ही तो है, क्योंकि जिस रेट से ये डिक्रीज होगा उसी रेट से ये इंक्रीज होगा, तो दोनों के दोनों का जो रेट होगा डिक्रीज और इंक्रीज होने का वो इक्वल होगा, इसलिए सारे के सारे क्या एक दूसरे के इक्वल है। सो डीसी बाई dt 1/2, डीसी बाई dt यहाँ पे 1/3 आएगा, 1/2 dB बाई dt, ठीक है। देखो यहाँ पे नेगेटिव आपको बेटा ध्यान से देखो, आपको जो dB बाई dt दे रखा है ये डिसअपियरेंस का दे रखा है, किसका, डिसअपियरेंस। और डिसअपियरेंस में आपको नेगेटिव पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहां से देखो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो गई, 3/2 dB बाई dt। इसकी वैल्यू बताओ मेरे को क्या है बेटा, dB बाई dt की इसकी वैल्यू है बेटा आपकी 1/2 3/2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से डीसी बाई dt आ जाएगा, डीसी बाई dt कितना कैलकुलेट करने में बेटा, यहाँ 0.1 0.5 इसको काटोगे तो और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज डीसी बाई dt। ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसको सॉल्व करो, अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन 2a प्लस b, इससे क्या प्रोडक्ट बना बेटा 3c, इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c एट टाइम t, रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है c का किस टाइम पे, t टाइम पे, कितना दे रखा है 1.33 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एट दिस टाइम, इस टाइम पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताना है किसका, कि ए की जो डिसअपीयरेंस है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो बेटा सॉल्यूशन, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं फिलहाल सीबीएसई लेवल के है बेटा। रिएक्शन मेरे पास है 2a प्लस b 3c, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, -1/2 dA बाई dt। मैंने बताया अगर कुछ एवरेज रेट लिखा है तो एवरेज रेट कैलकुलेट करोगे, अगर नहीं लिखा है तो आप इंस्टंटेनियस रेट कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे देखो बेटा इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस dB बाई dt। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा 3, सो 1/3 dC बाई dt। ये मैंने इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर दिया। अब रेट ऑफ अपीयरेंस आपको दे रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस किसका दे रखा है डीसी बाई dt का। ये कितना दे रखा है बेटा 1.33 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना। रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक की वैल्यू निकाल दो यहां से, ठीक है, किसी भी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। इसको इसके इक्वल लिख लो या फिर इसको इसके इक्वल लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। सो मैं यहां से बेटा 1/2 dA डिवाइड बाई dt ये लिख लेता हूं, ठीक है। और यहां से देखो बेटा 1/3 dC बाई dt, ठीक है। पर मेरे को ये जो वैल्यू दे रखी है अपीयरेंस की दे रखी है, अपीयरेंस का मतलब हमें चीज दिखाई देगी। और dA बाई dt यहाँ पे देखो बेटा
ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा क्या होगा कि ये वैल्यूज इधर ट्रांसफर हो जाएगी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2/3 DC बाई डी टी। यहां पे रेट ऑफ अपीयरेंस है तो यहां पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, किसका? डी ए बाई डी टी का। क्लियर? सो डी ए बाई डी टी यहां से सोल्व करोगे 2/3 इंटू डीसी की वैल्यू कितनी है? डीसी बाई डी टी की वैल्यू बेटा 1.33 इंटू 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यहां से बेटा आपको क्या मिल गया बेटा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मिल गया, किसका? ए का। समझ आ रही है? दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। डिवाइड और प्लस, डिवाइड ही करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सेकंड वाला फैक्टर। देखो बेटा, ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है? 1/3 DC बाई dt। ठीक है, कंपेयर करना आना चाहिए बेटा। मैं इसलिए निकाल रहा हूं DC बाई dt, इस फैक्टर को इसके इक्वल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख के मैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लूंगा। इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकालो, सबका इक्वली आने वाला है, तो मेरे पास आसानी से निकल जाएगा क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन 1/3 DC बाई dt की वैल्यू बेटा क्या रखी जाएगी? 1.33 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं था बेटा, एक एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, उसमें रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है सी का, रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है सी का, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना ए का। सो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सभी को लिखना आता है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहले पिछले वीडियो को देखना, उसमें मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। डीसी बाई डी टी दे रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ये दे रखा है, इसमें स्टोइचोमेट्रिक अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में आपको ध्यान रखना बेटा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने की कोई नीड नहीं है, ना तो नेगेटिव साइन लगाने की कोई नीड है। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा अपने आप। सो 1/2 DA बाई GT इज इक्वल टू 1/3। इस फैक्टर को मैंने इसके इक्वल रखा बेटा। ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा, जो DC बाई dt है, DC बाई dt उसकी वैल्यू क्या है? ये वाली, और इसको इधर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो ये आ गया मेरा रेट ऑफ अपीयरेंस। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है मुझे। अब मैं इस फैक्टर को इस फैक्टर के इक्वल रख दूंगा क्योंकि ये आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर देगा, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू रखनी है और सिंपल क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हो रही है। फॉर ए रिएक्शन N2O5, दिस इज द रिएक्टेंट, इससे क्या बना? प्रोडक्ट NO2 प्लस O2। द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस N2O5 का वैल्यू दे रखा है कि किस रेट से वो डिसअपीयर हो रहा है, मतलब D ऑफ N2O5 डिवाइड बाई dt। कितने वैल्यू कितना है? 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो ये पूछा बेटा कि आपका जो NO2 और O2 है वो किस रेट से फॉर्म होगा। सो बेटा रिएक्शन देखो, ऊपर क्या है? N2O5 ये गैस, 2 NO2 ये भी क्या बेटा? गैस, प्लस हाफ O2 ये भी क्या आपके पास? गैस। सो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? -d ऑफ N2O5 डिवाइड बाई dt। इसका क्या होगा बेटा? -1/2 d ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू, इसका क्या होगा बेटा? -1/2 d ऑफ O2 अपॉन dt। तो इस 2 को ऊपर लेके चले जाओ, यहाँ सॉरी प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ये ध्यान रखना बेटा, मैंने गलती से लगा दिया। ठीक है, प्रोडक्ट में प्लस का साइन रहेगा। तो ये 1/2 ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे चला गया, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो यहां पे आप लिख सकते हो 2 ऑफ D ऑफ O2 डिवाइड बाई dt।
ठीक है। सो बेटा अब देखो आपको ये वैल्यूज दे रखी है, गिवन है, ठीक है। सो आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है कि NO2 और O2 किस रेट से फॉर्म्ड होगा। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, एक बार इस फैक्टर को इस फैक्टर के इक्वल कर दोगे, एक बार इस फैक्टर को इस फैक्टर के इक्वल कर दोगे। सो सिंपल 1/2 d ऑफ NO2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू d ऑफ N2O5 अपॉन dt। मैंने पढ़ाया बेटा जब डिसअपियरेंस और अपीयरेंस दे रखा है तो नेगेटिव साइन लगाने की नीड नहीं है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये और ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, है ना। सो 6.25 इंटू 10⁻³ इस 2 को जब इधर भेजोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गए, 6.25 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेना इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपका NO2 का फॉर्मेशन कि NO2 आपका किस रेट से फॉर्म्ड होगा। ऐसे ही आप इसको इस फैक्टर के इक्वल कर लो, कुछ भी नहीं, इस फैक्टर को इस फैक्टर के इक्वल d ऑफ N2O5 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2 ऑफ d ऑफ O2 अपॉन dt। 2 तो आ जाएगा बेटा नीचे, इसके नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं d ऑफ O2 dt 1/2 d N2O5 अपॉन dt। मैंने बताया बेटा अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में आपको नेगेटिव साइन लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर वैसे ही रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है तो आप नेगेटिव साइन लगा के सॉल्व करोगे। सो d ऑफ O2 अपॉन dt 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, दिस, ये वैल्यू यहां पे रख दो, तो ये आपका आंसर होगा मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब इस रेट से ये फॉर्म्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे क्या बना बेटा, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है। देखो अब की बार डेल्टा दे रखा है, डेल्टा इज ए सिंबल फॉर हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कि डेल्टा जो वर्ड है हमारा, डेल्टा जो सिंबल है वो हमारा किसके लिए यूज होता है बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बेटा, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इससे क्या बनेगा 2NH3 गैस। सो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे इन दी फॉर्म ऑफ एवरेज, है ना। सो यहाँ पे जो डेल्टा ऑफ N2 डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ T माइनस, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा, डेल्टा ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। अब ये सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। आपको देखो बेटा इसकी वैल्यू दे रखी है डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T की, आपको डेल्टा ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिस फैक्टर इज इक्वल्स टू दिस फैक्टर। अब बेटा देखो, अब ध्यान रखना है, अब की बार आपसे वो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। सो 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये फैक्टर ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के इक्वल कर दो ना, तो यहां से ये चला जाएगा बेटा इधर। सो डेल्टा ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ T माइनस 3/2 डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू, माइनस 3/2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁸ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करो इसको 2, तो ये आंसर आ गया -6 इंटू 10⁻⁸ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना बेटा, जब चेंज की बात करेगा तो आपको नेगेटिव साइन के साथ इसको दिखाना होगा, मतलब नेगेटिव साइन अगर है तो लगाना है, अगर अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की बात कर रहा है तो नेगेटिव साइन लगाने की नीड नहीं है। तो ये थे आज के हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
न्यू टॉपिक का हेडिंग डाल लो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा, मैं कुछ फैक्टर्स सिखाऊंगा, कुछ फैक्टर्स बताऊंगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे क्या होता है बेटा कि केमिकल रिएक्शंस का रेट अफेक्ट होता है, कि केमिकल रिएक्शंस का रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनसे केमिकल रिएक्शंस का रेट अफेक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। 1 मिनट। फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो बेटा, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर जैसे कि ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे कि बेटा मेरे पास एक आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शंस में क्या होते हैं बेटा, आयंस होते हैं। ठीक है, और ये आयंस रिएक्टेंट साइड होते हैं, है ना, रिएक्टेंट साइड अगर हैं, वैसे रिएक्टेंट साइड ही होंगे। ठीक है, तो रिएक्शन का रेट क्या होता है, वेरी फास्ट। जैसे कि मेरे पास NaCl है प्लस AgNO3 है, इसमें देखो बेटा आयन सिर्फ चिपके हुए हैं। ठीक है, आयन सिर्फ क्या एक दूसरे से चिपके हुए हैं, Ag प्लस NO3 माइनस। ये भी एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस। इसमें वाटर डाल दोगे, इसमें वाटर डाल दोगे तो ये आयन, इसमें वाटर डाल दोगे तो ये आयंस में टूट जाएगा, ये भी आयंस में टूट जाएगा। अब ये आयंस है ना इतनी स्पीड से कोलाइड करते हैं, इतनी स्पीड से रिएक्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता रिएक्शन कब होगा। मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में नैनो सेकंड लगते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में नैनो सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन का रेट काफी फास्ट होगा। एक है बेटा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे नाइट्रोजन हो गया बेटा प्लस हाइड्रोजन हो गया, इससे क्या बन गया, NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो बेटा इस पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, एक फाइनाइट टाइम लगता है। ये बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, ये बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो बेटा ध्यान रहे कि जो यहां से एक बात तो क्लियर हो रही है ना कि जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट का नेचर आयनिक है तो रिएक्शन कंप्लीट वेरी फास्ट, इट इज कंप्लीटेड इन नैनो सेकंड, है ना। पर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का रेट क्या है बेटा, एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, मतलब इसका रेट फाइंड आउट हो सकता है आराम से। तो यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि रिएक्टेंट के नेचर पे भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक बात और सुन लो बेटा, जो होमोजीनियस, अगर आपके पास होमोजीनियस रिएक्टेंट का जो नेचर होता है, जो रेट होता है वो हेट्रोजीनियस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। होमोजीनियस रिएक्टेंट जैसे कि बेटा आपकी क्लास के स्टूडेंट्स ही हो गए। देखो जो इंटेलिजेंट बच्चा इंटेलिजेंट बच्चे से दोस्ती आराम से कर लेगा, नालायक के साथ आराम से दोस्ती कर लेगा, है ना। सो बेटा नालायक और इंटेलिजेंट इनके बीच बहुत कम दोस्ती होने का चांस होता है, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनने की। तो सेम है बेटा, यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर रिएक्टेंट आपके पास सेम है, होमोजीनियस रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। अगर आपके पास हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट है, मतलब एक सॉलिड है एक लिक्विड है, ठीक है,
तो उनमें कॉलिजन्स भी अच्छा नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, है ना। मिक्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, होमोजीनियस की होगी, ठीक है, हेट्रोजीनियस के कंपैरिजन में से नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। सो एक चीज और बता दूं, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रपोजल होता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रपोजल होता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब अगर प्रोडक्ट बनने की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर प्रोडक्ट बनने की स्टेबिलिटी कम है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का कम होगा। अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की कम है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उसको वो प्रोडक्ट बनना नहीं चाहेगा, और प्रोडक्ट नहीं बनना चाहेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे बेटा, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन में रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे कि किसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा, किसका प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, ठीक है। सो इसको नोट डाउन करो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को। एंड सेकेंड फैक्टर इज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर रिएक्टेंट का फिजिकल जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो फिजिकल स्टेट को भी देखता है, ठीक है बेटा। अगर गैस है तो गैस का रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड से ज्यादा होगा और लिक्विड का सॉलिड से ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड के केस में क्या आएगा बेटा, कम आएगा, क्योंकि गैस में देखो बेटा ये कंटेनर है, इसमें ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है तो कोलिजन होने का चांस इसमें ज्यादा होगा। लिक्विड के केस में ये मॉलिक्यूल्स थोड़े नजदीक हैं, ठीक है, रैंडम मूवमेंट है पर इसके कंपैरिजन में वेरी स्लो है ना, इसके कंपैरिजन में कम, इसके कंपैरिजन में स्लो है। और सॉलिड के केस में ये मॉलिक्यूल्स क्या बेटा, ये सॉरी एटम्स क्या एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कोलिजन ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, यहाँ पे कोलिजन ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। और जब कोलिजन, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे ना, उस रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। अब आगे हम स्टडी करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अंदर। सो ध्यान रहे, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, अगर गैस है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, लिक्विड का गैस से कम होगा पर सॉलिड से ज्यादा होगा। एंड थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ दी surface area of reactants, surface area of reactants, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जैसे कि मान लो ये मेरे पास क्यूब है, शुगर का क्यूब है, शुगर क्यूब है, ठीक है। शुगर क्यूब, इसको दूध में मिक्स करना है तो दूध के मॉलिक्यूल्स इसको इधर से हर जगह से इसको सराउंड करेंगे ना, ऐसे सराउंड करेंगे। अगर मैं इस क्यूब के छोटे छोटे इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, पाउडर, ये क्यूब है, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें ऐसे, ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो बेटा दूध के मॉलिक्यूल्स इन क्यूब को आसानी से क्या कर सकते हैं, सराउंड कर सकते हैं ना। तो आप समझो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन का रेट भी बढ़ गया। सपोज करो मेरे पास एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, मैं उसको बर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं उसको बर्न करना चाहता हूँ। अब ये मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है, सपोज करो इसको बर्न करना चाहता हूँ। इसका सरफेस एरिया देखो बेटा, ये और ये सरफेस एरिया है। पर मैं इसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूं तो इसके नंबर ऑफ सरफेस एरियाज बढ़ जाएंगे और उनको मैं आसानी से बर्न कर सकता हूँ, है ना। इसका मतलब छोटी छोटी चीजों को बर्न करना आसान है एज कंपैरिजन एक बड़ी चीज के कंपैरिजन में, ना, क्योंकि उसको बर्न होने में टाइम लगेगा, इसको बर्न होने में टाइम नहीं लगेगा।
ये आसानी से बर्न हो जाएगा और जल्दी बर्न होगा। ठीक है, बर्न तो वो भी हो जाएगा पर उसको ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपैरिजन छोटे छोटे टुकड़ों के कंपैरिजन में। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। नंबर 4, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो बेटा, कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं, फोटोसेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस कैसी होती हैं, सम रिएक्शन कैसी होती है बेटा, फोटो सेंसिटिव होती है। मतलब उन पे अगर लाइट पड़ेगी तो उनका रेट बढ़ जाएगा, अगर उन पे लाइट नहीं पड़ेगी तो उनका रेट डिक्रीज हो जाएगा, उनका रेट, वो रिएक्शन आगे प्रोग्रेस ही नहीं करेगी। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, यहाँ पे सनलाइट फोटोन डाला, फोटोन डालने से क्या होगा, ये 2HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ध्यान दो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। देखो आपके पास एक तो 50 वाट का बल्ब है, ठीक है, 50 वाट का बल्ब, और आपने फिर 50 वाट के बल्ब की जगह आपने क्या कर दिया, 100 वाट का बल्ब लगा दिया। तो इससे क्या होगा बेटा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। 50 वाट के बल्ब से हमें फोटॉन्स मिल रहे थे 10, सपोज करो, तो 100 वाट के बल्ब से बेटा हमें फोटॉन्स मिलेंगे 10 इंटू 10 20। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ती। सो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे, तो बेटा होगा क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। सो यहाँ पे H रिप्रेजेंट करता है किसको, फोटॉन को। इस रिएक्शन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इसके ऊपर पड़ेंगे, तो इस रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये था बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब बात करते हैं बेटा कैटालिस्ट के ऊपर। किसके ऊपर, कैटालिस्ट के ऊपर। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, फिफ्थ इज कैटालिस्ट, ठीक है। ये क्या कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है। मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है, पर इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होता। विदाउट अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ क्या करेगा, एक अल्टरनेट पाथ सेट कर देगा, सेट्स अप एन अल्टरनेट path from reactant to products with lower activation energy, ये क्या करेगा बेटा, एक अल्टरनेट पाथ सेट कर देगा, किसके, कहां से लेके कहां तक, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक। जैसे कि मान लो पहले रिएक्शन, यहां पे मेरा मान लो बेटा, ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, और ये मेरा क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है। एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये मेरा रिएक्टेंट यहां पर था बेटा, दिस इज दी, ये रिएक्टेंट आपका यहां से रिएक्टेंट था, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, प्रोडक्ट में हो गया। देखो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सो ये देखो बेटा, दिस इज दी, ये पाथ मेरा ये मेरी क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये काम हो रहा है मेरा विदाउट
कैटालिस्ट। मैंने इसमें कैटालिस्ट डाल दिया तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, इस पाथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। यहां से जाएगा तो सेम ऐसे ही, पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये जो काम हुआ यहाँ पे विद कैटालिस्ट काम हुआ। तो सिंपल सो सिंपल ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ को, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एक अल्टरनेट पाथ सेट कर देता है, पर अपने अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होने देता, ठीक है। रिएक्शन के रेट को अप भी कर सकता है, रिएक्शन के रेट को डाउन भी कर सकता है, ठीक है। सो लास्ट फैक्टर इज, इसको साफ कर दूं, एंड लास्ट फैक्टर इज बेटा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिक्स फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। मतलब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। पर हर एक केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिक्रीजेस विद increases of concentration of reactants. Third factor is rate of reaction remains unaffected with increases of concentration of reactant, concentration of reactants। देखो बेटा, सो सिंपल समझो, मैं किसी लकड़ी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा हूं और ऑक्सीजन जो अवेलेबल है वहां पे 20% है। कितना है, 20%। पर जैसे ही मैं ऑक्सीजन को वहां पे 100% कर दूंगा तो वो लकड़ी क्या हो जाएगी, आसानी से बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो पहला केस तो मैंने समझा दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है जनरली। अब जनरली क्या होता है बेटा, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के बढ़ाने से क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज होता है। पर कई केसेस ऐसे भी हैं बेटा जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो सकता है जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं। और कई बार क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा अनअफेक्टेड रहता है। आप क्या करो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चाहे इंक्रीज कर लो। इन फैक्टर्स को हम आगे स्टडी करेंगे बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। वहां से हमें एक्चुअल पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाएगी, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इतना हो जाए। शायद रेट ऑफ कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाए, 4 गुना बढ़ जाए, है ना। वो सारी बात करेंगे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। सो आज का हमारा यहां तक का ही टारगेट था बेटा, तो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। सो बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे बेटा। उसके बाद हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की यूनिट्स की बात करेंगे और इनके इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की बात करेंगे। सो बेटा पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।